गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईएएस पीसीएस हिंदी। यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है उसमें आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस लेक्चर को देख के जाते हो तो आपका सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की, जिसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली। तो इसको हम एक नज़र में देखते हैं, फिर इसको अच्छे से विस्तृत तैयारी करेंगे, विस्तृत इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश अवस्थिति जो है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपका नॉर्थ अक्षांश है। और जो आपका देशांतर है, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। यानी जो भारत की अवस्थिति है, ये है हमारा गोलार्ध है। ये आपका 0 डिग्री, जिसको कहते हैं इक्वेटर। ये आपका हो गया साउथ हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक। और ये हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट। तो अब देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। उत्तरी अक्षांश में है, यानी भारत जो है इस वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में भारत है, जो आपका 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक है। और जो आपका देशांतर है, ये 68 से लेके 97 तक है। तो भारत की स्थिति कुछ प्रकार इस प्रकार से होगी। यहाँ पे मैप में इस तरीके से आपको ग्लोब में देखने को मिलेगी। चलिए अब देखते हैं आगे। जो भारत का आकार है, क्षेत्रफल है। तो दोस्तों, जो भारत का आकार है ये चतुष्कोणीय है। जब आप भारत को देखते हो, भारत का एक यहाँ पे मैं मैप ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा रफली, ये भारत है। तो जब आप भारत के मैप को देखते हो तो आपको दिखता है इसके 4 कोण बनते हैं। एक आपका कश्मीर में दिखेगा, एक आपका गुजरात में, एक आपका कन्याकुमारी में, और एक इधर देखेगा नॉर्थ ईस्ट में। तो इस तरीके से आपको 4 कोण देखने को मिलेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इस तरीके से भारत चतुष्कोणीय है। और जो इसका क्षेत्रफल है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसका 2.4% है। जो भारत की लंबाई है, और ये लंबाई आपकी उत्तर से दक्षिण तक, यानी नॉर्थ से साउथ तक जो लंबाई है, ये जो लंबाई है इसकी, ये है आपकी 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। और जो इसकी चौड़ाई है, यानी पूर्व से पश्चिम, जो पूर्व से पश्चिम है, इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। संपूर्ण तटरेखा जो है इसकी, ये है आपकी 7516.6 किलोमीटर। और जो इसका दक्षिणतम बिंदु है, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है, जो आपके ग्रेट निकोबार में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। आपकी जो मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणतम बिंदु होगा कन्याकुमारी में, यानी यहाँ पर इसका दक्षिणतम बिंदु होगा जो आपके मुख्य भूमि का है। जो हमारा उत्तरी बिंदु है, ये आपका है इंद्रकोल, जो जम्मू कश्मीर में है। और जो हमारा पश्चिम बिंदु है, ये है गौर माता, जो आपके गुजरात में है। और जो पूर्वी बिंदु है, जिसे कहते हैं किबिथु, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। थोड़ा सा और देखते हैं, भारत संबंधित तथ्य थोड़ा जान लेते हैं। जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर आपको परवाल भित्ति देखने को मिलती है। बैरन जो द्वीप है, ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पे आपको एक्टिव वोल्केनो दिखती है भारत में। जो भारत में कुल आइलैंड है, ये आपके हैं 247, जिसमें से जो 43 है ये आपके अरब महासागर में, और जो 204 है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो दोस्तों, ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देख लिया भारत के बारे में। अब इसका विस्तृत विवरण करते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत का मैप। जैसे मैंने आपको बताया था, जो भारत का उत्तरतम बिंदु इंद्रकोल है, और जो दक्षिणतम बिंदु है, जो मुख्य भूमि पे है, ये आपका कन्याकुमारी। और जो ओवरऑल
दक्षिणतम बिंदु है भारत का, ये है इंद्रकोल जो आपका है, माफ़ कीजिएगा, जो इंद्र पॉइंट है आपका, इंद्र पॉइंट है जो आपका है अंडमान निकोबार में। और जो हमारा पूर्वी बिंदु है ये आपका किबिथु या बलांगू जो आपका है अरुणाचल प्रदेश में। और जो हमारा पश्चिमी बिंदु है ये आपका सरक्रिक या गौरमाता जो आपके गुजरात में आता है। और जैसे मैंने आपको बताया था पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। और जो आपकी दक्षिण से उत्तर लंबाई है ये आपकी 3214 किलोमीटर थी। चलिए हमने ये जान लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए जो समुद्री मार्ग है इसकी खोज की थी पुर्तगाली ने। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। जो भारत का क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 किलोमीटर, जो पूरे विश्व का 2.4% है। और जो भारत की जनसंख्या है ये पूरे विश्व की 17.5% है। इसमें पूरे विश्व का लगभग 18% पशुधन है, यानी हम कह सकते हैं भारत के पास पूरे विश्व की 18% पशु है। अब देखते हैं भारत की विश्व में क्या स्थिति है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। पहले पे आपका रूस आता है, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, पाँचवें पे आपका ऑस्ट्रेलिया और आपके छठे पे जो आता है ब्राज़ील आता है। और जो आपका 7वां है ये आपका है भारत। जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पे है 2011 की जनगणना में के अनुसार, लेकिन जो लेटेस्ट डाटा आया है अभी जो जनगणना हुई है उसके अनुसार भारत पहले नंबर पे हो चुका है। भारत की जो पॉपुलेशन है लगभग 141 करोड़ हो चुकी है। चलिए अब थोड़ा और जानते हैं भारत के बारे में। भारत का जो मैदानी भाग है यह है आपका 43%। और जो भारत का पर्वतीय भाग है ये आपका है 29.3%। और 27% भाग पर आपको ये पहाड़ देखने को मिलेंगे। भारत के पूर्व में 7 राज्य आते हैं जो इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। और दोस्तों इनको कहते हैं 7 बहन, इनको 7 सिस्टर कहा जाता है। जब हम 7 सिस्टर की बात करते हैं तो इसमें सिक्किम राज्य को हम शामिल नहीं करते क्योंकि यह इनका भाई है, इसलिए शामिल नहीं करते। भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। भूमध्य रेखा पूर्व पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये आपकी है भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश, या इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। तो ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं। देखिए ये हो गया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। भारत मुख्यतः उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत नॉर्थ और ईस्ट में स्थित है। भारत का जो मुख्य भूभाग है ये आपको देखने को मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और जो देशांतरीय विस्तार देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिलता है 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जो एक देशांतर है दोस्तों ये बराबर होता है 4 मिनट के बराबर, ये बराबर होता है 4 मिनट के बराबर। और जो टोटल डिग्री है ये है आपका 360, तो इसकी जो 400 गुना करते हैं तो ये निकल कर आता है 1440 मिनट। भारत के जो समय निर्धारण है ये होता है भारत के 22.5 डिग्री देशांतर से, 22.5 डिग्री देशांतर से, जो आपके उत्तर प्रदेश के पास, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, कभी कभी आपको नैनी भी दिया होता है। जो आपका ये देशांतर है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है जिसको हम आगे बताएंगे। और जो भारत का समय है ये हमारे जो ग्रीनविच टाइम है GMT इससे 5.5 घंटे आगे है। भारत का समय 5.5 घंटे GMT से आगे है। जो आपका है ग्रीनविच मीन टाइम जो आपके लंदन के पास स्थित है। देशांतर व सूर्य दोनों पूर्व में है, इसलिए क्या होता है 5.5 घंटे जो टाइम है ये जुड़ जाता है। 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है यहाँ पे नैनी है।
और जो मिर्ज़ापुर के पास से गुजरती है। तो पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, और जो चौथा राज्य है ये आपका उड़ीसा, और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश गुजरेगा, तो दोस्तों ये गुजरेगा राजस्थान से। जो अक्षांश सिक्किम से गुजरेगा वो आपके राजस्थान से गुजरेगा। जो हमारी कर्क रेखा है ये आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में। चलिए इसको थोड़ा मैप के माध्यम से समझाता हूँ। ये आपका ग्लोब है, ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर, जिसको इक्वेटर कहते हैं। और इसके उत्तर में जब आप 23.5 डिग्री जाओगे, जब इसके उत्तर में 23.5 डिग्री जाओगे तो इसको कहेंगे हम कर्क रेखा। और जब इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री जाओगे इसको कहेंगे मकर रेखा। तो इसको कहेंगे मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या है, कर्क रेखा के पास से जो है टेम्परेचर कम होने लग जाता है और सर्दी का मौसम देखने को मिलता है। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। कर्क रेखा के उत्तर में जो है आपको मणिपुर देखने को मिलता है, भारत का सुदूर बिंदु जो है। चलिए इसको देखते हैं। जो भारत का अंतिम राज्य है, तो दोस्तों उत्तर में आपको देखने को मिलता है लद्दाख, उत्तर में आपको लद्दाख देखने को मिलता है। और जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु, तो दक्षिण में तमिलनाडु देखने को मिलता है। जब हम पूर्व की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश। और जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो इसमें है गुजरात। भारत का उत्तर में सबसे दूर बिंदु आपको जो पहले बताया था ये है इंद्रकोल, और जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है ये है इंद्रा पॉइंट, और सबसे पूर्वी बिंदु ये है किविथु जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ये आपका सरक्रिक, जिसको घोर माता भी कहते हैं, जो गुजरात में है। वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं हम कन्याकुमारी। ये है आपका कन्याकुमारी, और ये है आपका श्रीलंका। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, तीनों मिलते हैं। देखिए इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी, वे ऑफ बंगाल, इधर है आपका अरब सागर, इधर है आपका अरब सागर, और नीचे आपका हिंद महासागर। तो ये तीनों जो है ये मिलते कहाँ पे, यहाँ पे कन्याकुमारी में ये तीनों मिल जाते हैं। ये तीनों कन्याकुमारी पे मिल जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकटतम भारत का जो बिंदु है, तो दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट है। अब देखते हैं सीमावर्ती राज्य। भारत के 7 सीमावर्ती राज्य है, जिसमें है पड़ोसी देशों में आपका देखने को मिलेगा श्रीलंका और जो आपका मालदीव है। तो इन दोनों को मिलाकर टोटल 9 देश हो जाते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ जुड़ती है, जो है 4096 किलोमीटर। भारत की सबसे कम जो स्थलीय सीमा है ये अफगानिस्तान के साथ मिलती है, जो है 106 किलोमीटर। भारत के 17 राज्यों की सीमा जो है पड़ोसी राज्यों से मिलती है। दोस्तों जो बांग्लादेश है तो इसकी जो सीमा है भारत के 5 राज्यों से लगती है, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम आते हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि मणिपुर और नागालैंड से मिलती है, तो इन दोनों से नहीं मिलती है। अब बात करते हैं भूटान की। तो भूटान से हमारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल मिलता है। और जो म्यांमार है इससे आंध्र प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम मिलते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा सबसे ज़्यादा रखती है किससे, म्यांमार से। सिक्किम व पश्चिम की सीमा 3 देशों से घिरी हुई है। तो दोस्तों ये है आपका सिक्किम। तो इसके जो 3 देश हैं, जैसे आपको मैं समझाता हूँ, ये आ गया आपका, ये हो गया सिक्किम, ठीक। इधर आपका पड़ जाता है नेपाल, और इधर है आपका भूटान,
इधर है भूटान, और जो इनके ऊपर है, ये जो ऊपर है ये है आपका चाइना। तो इस तरीके से जो हमारा सिक्किम है ये आपको 3 देशों से घिरा हुआ लगता है, 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। मेघालय की सीमा जो है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से लगती है, और जो त्रिपुरा है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले जाए ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से एक ही देश से घिरा हुआ है, तो ये आपका त्रिपुरा जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में केवल भारत के लिए जो है सूर्य की किरणें सबसे पहले देखने को मिलती है। दोस्तों गुजरात यानी सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु में 2 घंटे का अंतर देखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं भारत का भौतिक जिसको कहते हैं भौगोलिक विभाजन। तो भारत को हम 5 प्रदेशों में विभक्त करते हैं। जो पहले आता है आपका, एक है द्वीप समूह, नंबर 2 उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला, तीसरा आपका तटीय मैदान, चौथा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा है आपका भारतीय मरुस्थल। तो दोस्तों इस बात को हम भारत के मैप के द्वारा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका पूरा पर्वतीय क्षेत्र, ये आपका पूरा पर्वतीय क्षेत्र। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है मरुस्थलीय क्षेत्र। और दोस्तों ये आपका जो ये वाला पार्ट है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और साथ में ये और ये जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का, और ये उत्तर भारत की जो मुख्य भूमि है इसका जो भाग है इसको कहते हैं हम पूरा उत्तरी पूर्वी पहाड़ी, या मतलब उत्तरी पूर्वी पहाड़ी नहीं, इसको कहते हैं हम मैदानी क्षेत्र। और ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार। और जो ये साइड में पश्चिमी और पूर्वी तट वाला इसको कहते हैं तटीय मैदान। चलिए अब देखते हैं इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। भारत की जो तट रेखा है, मैदान और घाट, हम तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भारत। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। देखिए ये हमने भारत का एक मैप बना रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो पूर्व में, ये आपका है पूर्व। तो पूर्व में किससे घिरा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। और जो दक्षिण है, जो नीचे वाला पार्ट है ये, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हिंद महासागर। और जो आपका ये पश्चिमी भाग है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अरब सागर, यहाँ पे आपको अरब सागर देखने को मिलता है। तो आगे देखते हैं भारत की मुख्य भूमि की जो तट सीमा की लंबाई ये है आपकी 5100 किलोमीटर, 5100 माफ़ कीजिएगा 6100 किलोमीटर, ये है आपकी 6100 किलोमीटर। और जो द्वीप है, अगर द्वीपों की तट रेखा को मिला दिया जाए तो ये आपकी बैठती है 7516 किलोमीटर। जो भारत के 9 राज्य है, माफ़ कीजिएगा, जो भारत के 9 राज्य है इनकी जो रेखा है ये समुद्री तट से मिलती है, समुद्र से मिलती है। जिसमें सबसे लंबी है आपके गुजरात की जिसकी है 1214 किलोमीटर, और सबसे कम है गोवा की जिसकी लंबाई है 101 किलोमीटर। चेन्नई तट से भारत का औसत समतल मापा जाता है। जब हम देखते हैं कि हमारी जो ऊंचाई है जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह की ऊंचाई कितनी है, तो उसको नापते हैं हम चेन्नई के समुद्र तट से। सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है ये लहरों से होता है। चलिए आपको ये थोड़ा समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये रहा आपका गुजरात, ठीक, जिसकी जो समुद्री सीमा है सबसे बड़ी है। दूसरा आपका आ गया महाराष्ट्र, तीसरा आपका आ गया गोवा, जो चौथा राज्य ये आ गया आपका कर्नाटक, पांचवा आ गया आपका केरल, और जो छठा राज्य आ गया ये आ गया तमिलनाडु, सातवां आपका आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया आपका उड़ीसा, और जो 9वां राज्य है ये आपका वेस्ट बंगाल। तो इस तरीके से ये 9 राज्य समुद्री तट रेखा
बनाते हैं। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट तथा जो पश्चिमी तट पर स्थित होती है उनको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। जो हमारा पश्चिमी घाट है उसका जो दूसरा नाम है इसको सह्याद्री भी कहते हैं, और जो हमारा पूर्वी घाट है इसको हम महेंद्रगिरी के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखते हैं हम पश्चिमी घाट। तो दोस्तों जो हमारा पश्चिमी घाट है ये पश्चिम में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी के अंतरिक्ष तक जाता है, जिसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है ये आपकी अनाईमुडी जो केरल में है, जिसकी ऊंचाई है 2655 मीटर। अन्नमलाई पहाड़ी का ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अन्नमलाई पहाड़ी का। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में स्थित है, अन्नमलाई के निकट जो है पालनी पहाड़ी है, जहाँ से आप तमिलनाडु जाते हो। और यहाँ पर ही कोडाइनल हिल स्टेशन भी देखने को मिलता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा अक्षांश है जो पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट देता है, तो दोस्तों ये है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री जो इसके 2 भाग हैं। तो पहला आपका उत्तरी सह्याद्री हो गया पश्चिमी घाट का, जो दूसरा भाग है ये हो गया आपका दक्षिणी सह्याद्री। भारत की सबसे दक्षिणतम जो चोटी है ये आपकी इलायची की पहाड़ियाँ नीलगिरी पर्वत जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है डोडो बेटा, जो आपके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पश्चिम एवं पूर्वी घाट को मिलाता है कौन? नीलगिरी। जो आपका नीलगिरी पर्वत है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों को मिलाता है। घाट जो होते हैं ये पठारों का ढलान होता है। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान है। अब बात करते हैं हम तटीय मैदान की। तो तटीय मैदान जो है ये गुजरात से शुरू होता है और वेस्ट बंगाल तक जाता है। ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है ये सब तटीय मैदान है। और यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है ये एलुअल सॉइल मिलती है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। पश्चिमी घाट तो इसको दोस्तों हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आपका काठियावाड़ का तट जो आपके गुजरात से लेके दमन तक होता है, और दूसरा आपका कोंकण तट जो दमन से लेके कर्नाटक ये महाराष्ट्र तक जाता है। फिर आपका आता है कन्नड़ तट या कैनरा तट जो कर्नाटक के पास है। फिर आता है आपका मालाबार तट जो कर्नाटक से और तमिलनाडु के बीच स्थित है। तो दोस्तों जो एक कोंकण तट है ये उत्तरी भाग है इसका। और जब हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डेल्टाई क्षेत्र और इसको कहते हैं हम कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियाँ है ये दोस्तों डेल्टा बनाती है, परंतु जो पश्चिमी तटीय मैदान की नदी होती है ये डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, जिसको ज्वार नद मुख कहते हैं। उड़ीसा के पास का जो तटीय मैदान है वह महानदी का डेल्टा क्षेत्र है और उसको हम उत्कल के मैदान के नाम से जानते हैं। जो हमारा पूर्वी तट है ये 2 भागों में विभक्त है। जो आपका पहला है डेल्टा क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्या है? तटीय मैदान देखे जाते हैं, जिसको कहते हैं उत्तरी सरकार। और जो डेल्टा क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल से लेके आंध्र प्रदेश तक जाता है। और जो इसका दूसरा भाग है ये है आपका कोरोमंडल तट जो आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है इसमें आपको कृषि देखने को मिलती है, जनसंख्या अधिक यहाँ पर देखी जाती है, और यहाँ पे क्या है? ज़्यादा अपर्दन होता है, इसलिए ये अधिक चौड़ा है। और इसका अन्य जो नाम है इसको हम कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान जो है ये कम अपर्दन वाला है क्योंकि यहाँ पर पतला है। तो दोस्तों जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये क्या है? ये पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षाकृत कम चौड़ा है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम जो हमारी समुद्री सीमा है उसको किस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला बात करते हैं हम
प्रादेशिक सीमा समुद्री सीमा की, जो आपकी 12 समुद्री मील के बराबर है, जहाँ पर आप जितने भी कार्य है सभी कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपकी समुद्री सीमा है जहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका समीपस्तर मंडल, जिसको कहते हैं कॉन्टेजियस जोन। तो दोस्तों ये होता है आपका 24 समुद्री मील तक भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर आपका आता है अनन्य आर्थिक अधिकार, जिसको कहते हैं हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या, ये आपके 200 समुद्री मील तक होता है। यहाँ पर आप किसी प्रकार का वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हो, द्वीपों का निर्माण का अधिकार आपके पास होता है। तो दोस्तों जो एक समुद्री मील होता है ये बराबर होता है आपके 1.8 किलोमीटर के। तमिलनाडु का जो समुद्री तट है उसको कहते हैं हम कोरोमंडल तट। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु तट के पास, और जो आपका कोरोमंडल तट है ये स्थित है तमिलनाडु में। अब देखते हैं भारत के पर्वत, क्या क्या पर्वत है, कौन कौन से भारत के प्रमुख पर्वत है। तो भारत जो है संपूर्ण भारत में जो है 29.3% भूभाग पर क्या है आपको पर्वत और पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। तो देखते हैं भारत के पर्वत। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तरी पूर्वी श्रृंखला की, जिसमें आपका आता है हिमालय, और फिर बात करेंगे मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला की। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी पर्वत श्रृंखला। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत जो है युवा विश्व का सबसे नया मोड़दार पर्वत है, जिसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। जो हिमालय पर्वत है इसकी आयु जो है अभी कम है, अभी ये न्यू है। और ये इसको जो विभाजन है हम इसके 3-4 आधार पर करते हैं। जो पहला आपका होता है ट्रांस हिमालय, फिर दूसरा आपका आता है हिमाद्री या महान या वृद्ध हिमालय, तीसरा आपका होता है लघु या मध्य या हिमाचल हिमालय, और जो चौथा होता है इसको कहते हैं, जो सबसे लास्ट होता है शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो जो आपका ट्रांस हिमालय है, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस मैदान हिमालय के 4 श्रेणी है। तो इसका क्या है, इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। सियाचिन, वियाको, वाल्टोरो, हिस्पर, जो आदि ग्लेशियर है ये सब काराकोरम श्रेणी में आते हैं। और जो काराकोरम श्रेणी हमारी, इसी के अंदर K2 जो स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और जो विश्व की दूसरे नंबर की है। वृद्ध हिमालय के उत्तर में क्या है ये स्थित है, जो हमारा महान हिमालय है उसके उत्तर में स्थित है कौन सा, ट्रांस हिमालय, या आप कह सकते हो जो आपका काराकोरम श्रेणी है। इसके जो अन्य नाम है इसको हम तिब्बतीय टैथिस या हिमालय भी कहते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है औसतन 3000 मीटर होती है। ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। K2 भारत की सर्वोच्च व दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अंतर्गत जो आता है लद्दाख श्रेणी आती है, जिसमें रोकापोशी पर्वत है, जो विश्व का सबसे तीव्र ढलान वाला पर्वत है। और ये क्या है, जल विभाजक का भी कार्य करता है सिंधु और श्योक नदी के बीच। जो आपकी सिंधु नदी है और जो श्योक नदी है इनके बीच भी ये क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। और जो तीसरी श्रेणी आती है इसमें यह है झांसकर। दोस्तों जो आपका ट्रांस हिमालय है इसमें पहली श्रेणी आपकी है काराकोरम, जो दूसरी है ये है आपकी लद्दाख, जो तीसरी है ये है झांसकर, और जो चौथी आती है ये है कैलाश श्रेणी। तो दोस्तों जो कैलाश श्रेणी है यहाँ से आपकी 2 प्रमुख नदियाँ निकलती है। पहली है सतलज और दूसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र, जो निकलती है कैलाश श्रेणी की मानसरोवर लेक के पास से। काराकोरम श्रेणी का जो पहला नाम था, तो दोस्तों इसे पहले हम कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जो हिमालय का विवरण है। तो दोस्तों ये है आपका ट्रांस हिमालय है, सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, फिर आता है आपका महान हिमालय, उसके बाद आता है आपका लघु हिमालय, फिर आता है आपका शिवालिक। जो शिवालिक है इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। और जो हमारा ट्रांस हिमालय है
ये हिमालय का सबसे पूर्वी भाग है। इसको हम ये भी कह सकते हैं ये हिमालय पार का क्षेत्र है, क्योंकि जो मेन हिमालय है ये ग्रेट हिमालय को माना जाता है, जिसको महान हिमालय या बृहत हिमालय कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत का सबसे गहरा जो गर्ज है ये है बुंजी गर्ज। ये जो गर्ज है ये बनता किससे? नदी द्वारा बनाया जाता है। और दोस्तों जो हमारी काराकोरम श्रेणी है इसके पास ही स्थित है सियाचिन ग्लेशियर, जो इसका सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इसी में ही केटू स्थित है। जो हमारी लद्दाख श्रेणी है इसके अंतर्गत ही राकापोशी पर्वत आता है, जो विश्व का सबसे ज़्यादा ढलान वाला पर्वत है। फिर इसके पास ही श्योक नदी है, लद्दाख के पास ही श्योक नदी है। फिर आता है आपका जास्कर श्रेणी, और सबसे नीचे आता है आपका कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी से आपकी दो नदी निकलती है जो भारत में आती है। पहली आपकी है सतलुज और दूसरी आपकी सिंधु। और दोस्तों यहाँ पे एक और नदी निकलती है जो पहले चाइना में जाती है फिर भारत में आती है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी निकलती है मानसरोवर लेक के पास से। अब देखते हैं महान हिमालय, जिसको हम मुख्य हिमालय कहते हैं, इसको हम हिमाद्री, महान हिमालय या बृहद हिमालय कहते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई होती है ये होती है 6100 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी के अंतर्गत ही आती है, जिसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और इसी की वजह से ही हिमालय जाना जाता है। और दोस्तों ये आपके नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। इसे क्या है नेपाल में सागर माता के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचा है और ऐसा लगता है जैसे ये आकाश को चूम रहा हो। और फिर देखते हैं हम लघु हिमालय, जिसमें शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य है जो आपका लघु हिमालय है। ये शिवालिक इसके दक्षिण में है, और जो आपका ये है महान हिमालय ये इसके पूर्वी में है। और जो आपका शिवालिक हिमालय है ये हिमालय का सबसे बाह्य या सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और सबसे नवीन भी यही है। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। तो दोस्तों देखते हैं, ये थोड़ा मैप दे रखा है यहाँ पे, आपको बताता हूँ। पहला आपका आता है पंजाब हिमालय, जो आपके सिंधु से लेके सतलज तक है। फिर आपका आता है कुमायूं हिमालय, जो आपके सतलज से लेके काली नदी के बीच है। फिर आपका आता है तीसरे नंबर का नेपाल हिमालय, जो काली नदी से तीस्ता नदी के बीच है। फिर आपका आता है चौथा असम हिमालय, जो तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हिमालय की। तो इसके अंतर्गत जो श्रेणी आती है, पहली आती है आपकी काराकोरम श्रेणी, दूसरी आती है लद्दाख श्रेणी, तीसरी आती है आपकी झांसकर श्रेणी, और जो आपकी पीर पंजाब श्रेणी भी इसके अंतर्गत आती है, और धौलाधर पर्वत श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आती है। चलिए देखते हैं अब आगे। जो आपकी काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और झांसकर श्रेणी है, इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन जब नदियों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो इसमें कुछ और चीज़ भी शामिल होती है, जैसे पीर पंजाब श्रेणी और धौलाधर श्रेणी ये आपके लघु हिमालय के में स्थित है। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। दोस्तों जो पीर पंजाब पर्वत श्रेणी है ये क्या है? हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जो आपका पीर पंजाब श्रेणी है ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी आता है। जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है इसमें ही कुल्लू घाटी है। पीर पंजाब श्रेणी और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है कुल्लू आपकी घाटी। और जो आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी है ये सबसे नवीन पर्वत माना जाता है। अब दूसरी बात करते हैं हम दूसरे विभाजन की बात करते हैं, जो आपका है कुमायूं हिमालय, जो आपके सतलज से लेके काली नदी के मध्य स्थित है। इससे दूसरे जो इसका अन्य नाम है ये है गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड में ये फैला हुआ है। सबसे ऊंची जो इसकी चोटी है ये है नंदा देवी, जो कुमायूं हिमालय में। इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। जो आपका कुमायूं हिमालय इसके अंतर्गत आपको नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि हिमालय का हिस्सा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम नंबर 3 नेपाल हिमालय की, जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में स्थित है।
इस हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है ये आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई आपको पहले ही बताई गई है 8,848 है। जो आपका माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो पर्वत चोटियाँ है नेपाल हिमालय की है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार नेपाल और सिक्किम में देखने को मिलता है। और अब आते हैं नंबर 4, जो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन करता हूँ उसमें सबसे अंतिम है। ये तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। इसका विस्तार आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में देखने को मिलता है। हिमालय से निकलने वाली नदी ये हमेशा ही जल से भरी रहती है, इसीलिए इनको कहते हैं सतत वाहिनी। और यहाँ पे जो है ग्लेशियर है, जिसकी वजह से इसमें पानी हमेशा रहता है। अब बात करते हैं आगे। हिमालय का जो विस्तार है ये आपको देखने को मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड में। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हिमालय उत्तर प्रदेश में आता है, तो दोस्तों नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं आता। उत्तर प्रदेश में केवल मैदानी क्षेत्र आते हैं। हिमालय के पूर्व में माफ़ कीजिएगा, हिमालय के पूर्व से पश्चिम में जब हम देखते हैं, जब आप हिमालय के पूर्व से पश्चिम में देखते हैं, जब आप हिमालय, ये आपका है हिमालय, और यहाँ के आप जब, ये आपका पूर्व है, यहाँ से जब आप पश्चिम में देखते हो तो आपको किस प्रकार से पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आता है नामचा वर्का पर्वत, फिर आता है आपका कंचनजंगा, ये आपका एपी है में, ये कंचनजंगा आपका सिक्किम है, फिर आता है मकालू, फिर आता है एवरेस्ट नेपाल में, फिर आता है अन्नपूर्णा उत्तराखंड, फिर आता है धौलागिरी। और इस तरीके से आपको पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। जैसे ये है एपी और ये है लद्दाख। तो आपको पहले देखने को मिलेगी नामचा वर्मा, फिर आपको कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और उसके बाद धौलागिरी देखने को मिलती है। जो आपका नंगा पर्वत या नांगा पहाड़ियाँ जो है ये नागालैंड में स्थित है। भारत में मध्य प्रदेश, भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है नागा पहाड़ियाँ। चलिए थोड़ा मैप में समझने की कोशिश करते हैं। जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो आपको कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आएगी आपकी धौलागिरी, फिर आएगा आपकी अन्नपूर्णा, उसके बाद आएगी एवरेस्ट, फिर आएगी आपकी कंचनजंगा, फिर आएगा नामचा वर्का पर्वत, उसके बाद आएगी आपकी पटकाई बूम जो अरुणाचल प्रदेश में, फिर आएगी आपकी गारो खासी जयंता जो आपकी मेघालय में स्थित है, फिर आएगी आपकी लुशाई। पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला जो है ये पूर्व में भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है हिमालय से कम है। अब देखते हैं विस्तार। असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में किसका विस्तार है। तो दोस्तों ये है पटकाई पर्वत श्रृंखला का। पटकाई पर्वत श्रृंखला के 3 भाग हैं। एक आपका पटकाई बूम, दूसरा है गारो खासी जयंतर श्रृंखला जो आपको मेघालय में देखने को मिलती है, और तीसरी आपकी लुसाई पहाड़ियाँ। अब देखते हैं मध्य और दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ। तो दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियाँ, मध्य भारत की विंध्याचल, कैमूर और पारसनाथ की पर्वत श्रेणियाँ, राजस्थान की मांडव पर्वत श्रेणियाँ, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, महाराष्ट्र की अजंता, हरिश्चंद्र, अन्नामलाई, जाब्दी, नीलगिरी केरल की, अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी जो आपके चेन्नई में आएगी, लक्षद्वीप में नारचो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अब हम जानने की कोशिश करेंगे कौन सी कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहला बात करते हैं हम अरावली पर्वत श्रृंखला की या श्रेणी की, जो इसका विस्तार है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में है। और दोस्तों इसका थोड़ा सा विस्तार दिल्ली में था। दिल्ली में ये मजनू के टीले एक जगह है वहाँ तक थी।
विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी आयु 570 बिलियन वर्ष बताई जाती है। इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, इसका नाम है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दोस्तों, ये प्राचीन मोड़दार पर्वत है। आगे देखते हैं हम, माफ कीजिएगा, ये थोड़ा मैंने इसका बता दिया विंध्याचल पर्वत का। अब देखते हैं हम विंध्याचल पर्वत की। तो ये प्राचीन मोड़दार पर्वत है। ये आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में देखने को मिलता है। एमपी और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ भाग को बाहर से इनकी पहाड़ी कहते हैं। एमपी और उत्तर प्रदेश की सीमा में फैले इसके कुछ भाग को कैमूर श्रृंखला कहते हैं। झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को पारसनाथ की क्या कहते हैं दोस्तों, पहाड़ी कहते हैं, जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। जैन मंदिर के लिए यह जानी जाती है। अब आगे बात करते हैं हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की। ये दक्कन के पठार का एक भाग है, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो पश्चिम में इसको कहते हैं राजपीपला की पहाड़ी, और जो छत्तीसगढ़ में है इसको कहते हैं मैकाल पर्वत, और जो मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं महादेव पहाड़ी। दोस्तों, जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। महादेव पहाड़ी का ये हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए जो धूपगढ़ है ये किसका हिस्सा है, तो ये महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। इस श्रेणी के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी निकलती है। अब बात करते हैं अजंता पर्वत श्रेणी की। ये महाराष्ट्र में स्थित है। इस श्रेणी के जो स्थित है गुफाएं, वो गुप्त काल की है। चित्रकला के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जो अजंता पर्वत श्रेणी है ये महाराष्ट्र में, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारी गुफाएं बनाई गई थी जो गुप्त काल में बनाई गई थी, और यहाँ पे क्या है, चित्रकारी की गई थी जो विश्व प्रसिद्ध है। सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, ये दोनों जो है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। बालाघाट पर्वत श्रृंखला, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित है। गोदावरी नदी व भीमा नदी के बीच क्या है, जल विभाजक का कार्य करती है। दोस्तों, जो आपकी गोदावरी नदी है और दूसरी है भीमा नदी, इनके बीच में जो बालाघाट पर्वत श्रृंखला है ये जल विभाजक का कार्य करता है। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत जो श्रृंखला है, इसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत। पूर्वी तट पर स्थित जो पर्वत श्रृंखला है इसको कहते हैं पूर्वी घाट। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है इसको कहते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। पूर्वी तट की पहाड़ी, सबसे पहले बात करते हैं अन्नामलाई की। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। जावदी या जावेद्री, इसको जावेद्री भी कहते हैं, जावेद्री की पहाड़ी, ये आपके तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मिलन स्थान पर स्थित है, जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में आती है। इसका अन्य नाम है, इसको हम पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। इसकी सर्वोच्च जो चोटी है ये है आपकी डोडो बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी डोडो बेटा, और यहाँ पे डोडा जनजाति निवास करती है। अब बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ी की। केरल व तमिलनाडु की सीमा पर यह स्थित है। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है ये है अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है यह है अन्नामुडी, और दूसरे नंबर की जो है ये है डोडो बेटा। कार्डमम की पहाड़ी जो है ये केरल तमिलनाडु में स्थित है, दोनों की सीमा पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ी। ये भारत की अंतिम पहाड़ी है, सबसे दक्षिण भाग में स्थित है।
इसे हम इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती विश्व विख्यात है। मांडव पहाड़ी ये काठियावाड़ और गुजरात के बीच स्थित है। सेवराई की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में स्थित है। नामचा वरबा पर्वत अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है सैंडल पिक। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। अब देखते हैं मैदानी क्षेत्र। इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आपका है बाबर, दूसरा तराई, तीसरा है खादर और चौथा है आपका बांगर। तो दोस्तों जो हमारा मैदान है ये इस तरीके से बनता है जैसे ये हमारा है शिवालिक क्षेत्र। यहाँ से क्या है पानी आता है तो उसके साथ भी कुछ मिट्टी, कुछ गाद, कुछ ऐसा आता रहता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, फिर उसके साथ कंकड़ हो गए। इस तरीके से छोटे छोटे पर्वत उठ के आते रहते हैं। पर्वत मतलब छोटे छोटे कण आते रहते हैं। तो इस तरीके से क्या है जब ये लॉन्ग समय तक चलता है, लंबे समय तक चलता है, तो इससे क्या मैदान बनना प्रारंभ हो जाता है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा सबसे पहले बाबर क्षेत्र। शिवालिक पर्वत श्रेणी से दक्षिण के 10 से 12 किलोमीटर का हिमालय के सारे जो फैला क्षेत्र है उसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। कृषि के लिए ये उपयुक्त नहीं होता क्योंकि यहाँ पे नदी गायब हो जाती है। यहाँ पे आपको थोड़े बड़े बड़े पर्वत शिलाएँ देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं तराई क्षेत्र की। भाबर के ठीक दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर का तराई क्षेत्र स्थित है। यहाँ पे नदियाँ जो है दिखना प्रारंभ कर देती है। अब बात करते हैं तीसरा जो क्षेत्र बताया था जिसका नाम है खादर। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का क्षेत्र होता है। यहाँ नई मिट्टी की परत बनी होती है। और जो हमारा बांगर होता है ये नदियों से दूर क्षेत्र स्थित होता है। मिट्टी भी यहाँ पर पुरानी होती है। उत्तर से दक्षिण की पहाड़ियों का क्रम एक बार देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे मानो ये आपका उत्तर है और यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे दक्षिण तो इस तरीके से जो हमारे पर्वत श्रृंखला यानी पहाड़े जो आती है वो कौन कौन से, सबसे पहले आपकी आती है नल्ला मलाई, फिर आती है जावदी, फिर आपकी आती है नीलगिरी और सबसे अंत में आती है आपकी अन्नामलाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी जिसका नाम था विजेंद्री पाल। अब देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे या पास। तो सबसे पहला बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की। तो इसमें आपका आता है वर्जिल दर्रा जिसको हम बुर्जिल दर्रा भी कहते हैं, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। ये जो आपका जोजिला दर्रा है इसी के रास्ते ही हम लेह जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लद्दाख की। तो इसमें काराकोरम दर्रा आता है। इसके बाद बात करते हैं हम उत्तराखंड की। इसमें आपको नीति दर्रा, माना दर्रा और लीपू लेक दर्रा देखने को मिलता है। जो आपका लीपू लेक दर्रा है इसी से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। अब हम बात करते हैं हिमाचल के दर्रे की। तो यहाँ पे आपका एक है सिपकिला दर्रा, एक आपका रोहतांग दर्रा। इसके बाद बात करते हैं हम सिक्किम की। तो सिक्किम में आपका है नाथुला दर्रा, जरेपला दर्रा। और फिर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो आपको यहाँ पे बोमडिला दर्रा और दीपू दर्रा देखने को मिलता है। मणिपुर में आपको तीजू या तूजू दर्रा देखने को मिलता है। जो आपका महाराष्ट्र है यहाँ में आपको थाल घाट दर्रा और बोहर घाट दर्रा देखने को मिलता है। केरल में आपको पाल घाट दर्रा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पाल घाट दर्रे की तो ये केरल में स्थित है। केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। नीलगिरी व अन्नामलाई के मध्य यह स्थित है। दोस्तों एक दर्रा और है खैबर दर्रा। ये दर्रा पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसी दर्रे से आर्यों ने भारत में भी प्रवेश किया था। जितने भी भारत पर आक्रमण होते थे वो ज़्यादातर लोग खैबर दर्रे से ही आते थे। अब आगे बात करते हैं चांगला दर्रा। ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। अब देखते हैं भारत के द्वीप और द्वीप समूह। तो सबसे पहले बात करते हैं अरब सागर में जो द्वीप स्थित है इसका नाम है लक्षद्वीप। और जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है इसका नाम है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो हमारे अन्य द्वीप हैं इसकी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम माजुली द्वीप की, जो असम में और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। ये नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू मूर द्वीप, ये बांग्लादेश के दक्षिण और साथ में क्या है पश्चिम बंगाल के पूर्व में स्थित है। इस पर अपना अधिकार बांग्लादेश बताता है। शिव सुंदरम जो द्वीप है ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। जो हमारा गंगा सागर द्वीप है ये कलकत्ता के दक्षिण में स्थित है। इस पे जो आपका प्रशासनिक नियंत्रण है ये पश्चिम बंगाल का है। एलिफेंटा द्वीप ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं, आगे देखते हैं द्वीप समूह से संबंधित अन्य फैक्ट। जो आपका 11 डिग्री चैनल है ये उत्तर में अमीन द्वीपी द्वीप तथा दक्षिण में कनानोरे द्वीप को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। 9 डिग्री जो चैनल है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। दक्कन पैसेज जो है ये लिटिल, जिसको कहते हैं लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करता है। इसके बाद बात करते हैं कोको स्टेट की। कोको द्वीप जो है म्यांमार में है। ये उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। म्यांमार और अंडमान के बीच स्थित है। पाक स्टेट ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल सुमात्रा जो इंडोनेशिया का एक द्वीप है और साथ में क्या है निकोबार के मध्य स्थित है। निकोबार जो है अंडमान निकोबार का एक द्वीप समूह है। नोट में देखते हैं एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। रामेश्वर द्वीप तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मुख्य भूमि से यह द्वीप पबन चैनल द्वारा अलग होता है। यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई एवं थाने नगर इसी द्वीप पर स्थित है। अब बात करते हैं आगे भारत का अफवाह तंत्र। हम बात करेंगे भारत के अफवाह तंत्र की। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक स्कलाकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो आपका पहला है हिमालय की नदी और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय की नदियाँ जो है अधिकांश जो है 12 मासी होती है। इनमें वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से जो बर्फ पिघलती है उसके द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 प्रमुख नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है। इन नदियों ने हिमालय को काटकर गर्ज का निर्माण किया है। ये नदी अपने पर्वतीय मार्ग जो इसका युवावस्था था के साथ वी आकार की घाटियाँ जलप्रपात आदि का निर्माण करते हुए मैदानी भाग में प्रवेश करने के उपरांत अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिसमें समतल घाटियाँ, गोकुर झील, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुम्फित वाहिकाएँ, साथ में डेल्टा आदि का निर्माण करती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, जबकि कुछ नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा जो है विशाल अवध क्षेत्र वाली नदी है, ये वर्ष भर बहती है क्योंकि ये जो नदियाँ हैं ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ निम्न क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा का जल प्राप्त करती है। प्रायद्वीपीय पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ क्या है एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसमें आपकी नर्मदा और ताप्ती के अलावा सरस्वती, मांडवी, ज्वारी और भरतपूजा के साथ पेरियार और पंबा नदी आदि है जो पश्चिम की ओर प्रवाह करती है, जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है, तो सबसे पहले आपकी महानदी आती है, फिर गोदावरी आती है, फिर कृष्णा, पेन्नार और फिर कावेरी, और सबसे जो दक्षिणतम नदी है ये बेंगई। जो बेंगई नदी है ये सबसे दक्षिणी नदी है भारत की। पेन्ना नदी द्वारा दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी, जो इसको हम कहते हैं कैनियन,
आदि का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय पठार की जो प्रमुख नदियाँ है इसमें आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में जल गिराने से पहले एक डेल्टे का निर्माण करती है। नदियाँ जब डेल्टा न बनाकर सीधे समुद्र में गिर जाती है तो उस कंडीशन में वो एस्चुरी का निर्माण करती है, और जो एस्चुरी का निर्माण करती है ये प्रमुख नदियाँ हैं। नंबर 1 माही, नंबर 2 तापी, नंबर 3 नर्मदा, नंबर 4 मांडवी। इस तरीके से हम कह सकते हैं जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पूरब की ओर बहती है, ये सब क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है। और जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है यानी अरब सागर में अपना जल गिराते हैं, ये सब नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार जो घटता क्रम है, गोदावरी सबसे बड़ी, फिर है कृष्णा, फिर है आपकी नर्मदा, फिर महानदी, और फिर है कावेरी, और सबसे छोटी इनमें है ताप्ती। प्रायद्वीपीय अवध तंत्र हिमालय अवनत तंत्र से पुराना माना जाता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ एक निश्चित मार्ग पर चलती है। इनमें विसर्पण का अभाव होता है क्योंकि इनमें पानी भी कम होता है, और ये फिर पठारीय क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो इस तरीके से ये अपना मार्ग भी परिवर्तित नहीं कर पाती है। तटीय नदियाँ, विशेष रूप से पश्चिमी तट की नदियाँ अपेक्षाकृत कम लंबी है तथा इनका जल ग्रहण क्षेत्र सीमित होता है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत जो पूरब की 3 नदियाँ हैं ये भारत रखेगा, जिसमें थी ब्यास, रावी और सतलुज। इसके 80% जल का प्रयोग भारत करेगा, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम के 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा। मिलती है। चलिए अब जितने भी हमने नदी तंत्र जाने हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हिमालयी नदियाँ। इसमें सबसे पहली नदी आएगी आपकी सिंधु नदी प्रणाली। कौन सी? सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु जो है आपकी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहाँ पे निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जिसमें आपकी कैलाश श्रेणी होती है उसके उत्तरी ढलान में। जैसे आपको ये है कैलाश श्रेणी, और इसका जो उत्तरी ढलान है, इसका जो ये उत्तरी ढलान है, ये जो इसका उत्तरी ढलान है, ये यहाँ से निकलती है उत्तरी ढलान से। ये कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्तों ये पड़ता है आपके तिब्बत में। अब इसको चाइना भी कह सकते हो, आप इसको चीन भी कह सकते हो, क्योंकि चीन तिब्बत जो है चीन का ही पार्ट है, चीन का ही भाग है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, 1 मिनट रुकिए। हाँ, भारत और पाकिस्तान दोनों में इसकी बड़ी संख्या में सहायक नदी देखने को मिलती है। स्रोत से कराची के पास बिंदु तक इसकी कुल लंबाई जो है कितनी है? तो दोस्तों ये आपकी 3180 मीटर। आप कह सकते हो ये मानसरोवर झील है, यहाँ से निकल रही है मानसरोवर झील से, और जब तक कराची पहुँचती है, कहाँ तक? कराची पहुँचती है, तो इसकी जब तक लंबाई कितनी है? तो इसकी ये लंबाई है 3180 किलोमीटर। कितनी है? 3180 किलोमीटर। जहाँ यह अरब सागर में गिर जाती है, इसकी लगभग 700 किलोमीटर लंबाई जो भारत में कितनी है? लगभग 700 किलोमीटर। आप कह सकते हो भारत में लगभग ये 20% है। कितनी है? लगभग 20% भारत में है। यह जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में एक सुरंगमय कंठ बनाकर प्रवेश करती है। क्या करती है? एक सुरंग बनाकर प्रवेश करती है, गर्ज के तरीके से प्रवेश करती है, एक गड्ढा बना लेती है और उसमें ये लुप्त हो जाती है। इस तरीके से प्रवेश करती है। कश्मीर क्षेत्र में यह कई सहायक नदियाँ में जुड़ती है, जिसमें आपकी पहली नदी आती है कौन सी? ये लिखी है आपकी झस्कर, या इसको झास्कर भी कह देते हैं। दूसरी सियोक, तीसरी आपकी है नुब्रा, और चौथी आपकी जो नदी है ये है हुंजा। यह लेह में लद्दाख रेंज और झास्कर रेंज के बीच से निकलती है। अब जैसे आपका लेह वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसमें क्या करती है? लद्दाख रेंज, ये आपकी लद्दाख रेंज हो गई, ठीक। और इसके नीचे आती है आपकी झास्कर रेंज, इसके दोनों के बीच से निकलती है, दोनों के ये बीच से निकलती है यहाँ पे। यह अटोक के पास 5181 मीटर गहरी खाई में माफ कीजिएगा के माध्यम से हिमालय को पार करती है, जो नंगा पर्वत के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे? नंगा पर्वत है, ये आपका है नंगा पर्वत, और इसके कहाँ पे स्थित है? उत्तर में, इसके उत्तर में स्थित है।
भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है ये आपकी है झेलम, नंबर 1। नंबर 2 है रावी, नंबर 3 है चेनाब, और नंबर 4 है ब्यास, और नंबर 5 है सतलज। अगर दोस्तों हमें इसको याद करना हो तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसी जैसी आर बी सी, आर बी सी, या जैसी आर सी बी, आर सी बी। जैसे हो गया आपका झेलम, सी से हो गया आपका चेनाब, आर से हो गया आपका रावी, और इस वाले सी से हो गया आपका सतलुज, और बी से हो गया आपका ब्यास। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। दोस्तों आपने एक शब्द जो सुना होगा पंजाब, ये पंजाब क्या है? तो ऐसे कह सकते हो 5 नदियों का दोआब। कितनी नदियों का? 5। 1 2 3 4 5। इन 5 नदियों के दोआब को जब देखोगे तो इसको पंजाब कहा जाता है। क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। इसीलिए क्या है? इसीलिए क्या है? झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास, और साथ में है आपकी सिंधु, सिंधु नहीं सतलज। इन 5 नदियों के जो संयुक्त जल प्रवाह होते हैं उसको कहा जाता है पंजाब। इसका जो दोआब है उसको कहा जाता है पंजाब। और जहाँ पे 2 नदी होती है उसको दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दोआब कहते हैं। अब अगली प्रमुख नदी देखते हैं जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है जो सिंधु और सतलज का भी स्रोत है। आपसे ये पूछ ले जाए कि भारत की ऐसी 3 नदियाँ बताइए जिनका जो स्रोत स्थल है वो एक ही है। तो दोस्तों ये है आपकी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह 2900 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई सिंधु नदी से थोड़ी ही अधिक है। दोस्तों हमारी जो सिंधु नदी है ये 3 देशों में प्रवाहित होती है। पहला आपका चीन, दूसरा भारत, और आपको तीसरा जो देखने को मिलेगा ये मिलेगा आपको बांग्लादेश। ये आपकी है ब्रह्मपुत्र नदी। और जो आपकी सतलुज नदी, माफ़ कीजिएगा, सतलुज भी आपकी 2 देशों में, माफ़ कीजिए 3 में। सतलुज भी आपकी 3 देशों में, चीन, भारत, पाकिस्तान। और जो आपकी सिंधु है ये भी 3 देशों में, चाइना, भारत और पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। इसका अधिकांश मार्ग जो है भारत के बाहर ही होता है। कहाँ पर होता है? भारत के, क्योंकि भारत में प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, और फिर असम होते हुए फिर ये पहुँच जाती है कहाँ पे? ये पहुँच जाती है बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में पहुँच जाती है। इस तरीके से यह पूर्व दिशा में हिमालय के समानांतर बहती है। जैसे आपको बताता हूँ, ये आपको हिमालय की श्रेणियाँ देखने को मिलेगी। और ये जो है आपकी जो है ये आपकी है यहाँ से, ये निकलती है यहाँ से मानसरोवर झील से, और ये ऐसे बहती रहती है, ऐसे बहती रहती है, ऐसे बहती रहती है, ऐसे बहती रहती है। यह जब यह नामचा बरवा तक पहुँचती है तो यह इसके चारों ओर एक न्यूटन लेती है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे? नामचा बरवा पर्वत। और ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। यहाँ इसे क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं इसको दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर बहती है और कई सहायक नदी द्वारा इसमें जुड़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र की अधिकांश लंबाई में एक लठ चैनल में है। कैसा है? एक लठ चैनल में है। ठीक, अधिकांश जो लंबाई है यह एक लठ चैनल में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसे काफ़ी कम मात्रा में प्राप्त होता है। क्या होता है? पानी जो है ऐसे यहाँ पे कम मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए तिब्बत क्षेत्र में इसमें कम गाद होती है। क्या होता है? तिब्बत वाले क्षेत्र में जो है कम गाद होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पानी कम मिलेगा। जब पानी कम मिलेगा तो इसका जो बहाव होगा, जो इसका बहाव होगा वो कम होगा। बहाव कम होगा तो क्या होगा? वो अपने द्वारा जो अवशेष है, जो अवशेष है वो कम लाएगी। वो कम लाएगी तो इससे क्या होगा? जो गाद है ये भी आपको कम देखने को मिलेगी। तो गाद भी आपको कम देखने को मिलेगी। लेकिन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बाहरी वर्षा के क्षेत्र से होकर गुजरती है। क्या होता है? जब भारत में प्रवेश करती है तो इसको अत्यधिक वर्षा का सामना करना पड़ता है, और इस तरह
ब्रह्मपुत्र नदी वर्षा के दौरान बड़ी मात्रा में पानी और महत्वपूर्ण मात्रा में गाद बहाती है। यह आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी में मानी जाती है। यह असम और बांग्लादेश में आपदा पैदा करने के लिए भी जानी जाती है। क्या जानी जाती है? ये भारत के असम और बांग्लादेश में आपदा पैदा कर देती है। दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया की ऐसी नदी बताइए जो जहाँ पे उद्गम होता है उसका, वहाँ पे तो उसका जल प्रवाह कम होता है, लेकिन जब वो भारत में प्रवेश करती है तो उसका जल प्रवाह भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये नदी रहेगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी रहेगी। अब बात करते हैं हम भारत की सबसे प्रमुख नदी, जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी के रूप में निकलती है। क्या किसके रूप में निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। गढ़वाल मंडल में देवप्रयाग पहुंचने से पहले यह मंदाकिनी, पिंडर, धौला गंगा और विशेन गंगा नदी अलकनंदा में और बहलिंग नाला जो है भागीरथी में मिल जाती है। किसमें? तो जो दोस्तों आपकी बताता हूँ कौन कौन सी नदी आपकी मंदाकिनी, पिंडार, धौली गंगा और विशेन गंगा, ये मिल जाती है सब किसमें? ये सब नदियाँ मिलती है अलकनंदा में। और जो बहलिंग नाला है ये मिल जाता है आपका कहाँ पे? ये मिलता है आपका भागीरथी में। पिंडर नदी, पिंडर नदी जो आपकी है, ये पिंडर नदी जो आपकी पूर्वी त्रिशूल में ऐसे बहती है और नंदा देवी कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। जो पिंडर नदी है, ये जो त्रिशूल है, ये आपका त्रिशूल श्रेणी जो है, त्रिशूल श्रेणी उसके किस में बहती है? उसके पूर्व में बहती है, इस साइड बहती है। और नंदा देवी जो है कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। कहाँ पे? कहाँ पे मिल जाती है ये? कर्णप्रयाग में मिल जाती है। कर्णप्रयाग में आगे किससे मिलती है? ये अलकनंदा में। इधर हो जाती है आपकी अलकनंदा, ठीक। और ये आपकी पिंडर, और मिल जाती है कहाँ पे? कर्णप्रयाग में मिल जाती है। मंदाकिनी जो है, अब फिर आती है मंदाकिनी, ये मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा दोनों का जल देवप्रयाग में गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो गया देवप्रयाग। और ये आ रही है आपकी दो नदी, एक है आपकी भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। जब यहाँ पे मिल जाती है तो उसका नाम पड़ जाता है यहाँ पे क्या? गंगा। तो आपको गंगा देखने को मिलती है कहाँ पे? तो ये देवप्रयाग में देखने को मिलती है। अब देखते हैं पंचप्रयाग की जो अवधारणा है ये क्या है। पंचप्रयाग की जो अवधारणा है इसको देखने की कोशिश करते हैं। भारत के हिमालय राज्य माफ कीजिए, हिमालय राज्य जो है उत्तराखंड में विष्णुप्रयाग, पहला है आपका विष्णुप्रयाग, दूसरा है नंदप्रयाग, तीसरा आपका कर्णप्रयाग, और जो चौथा है ये आपका रुद्रप्रयाग, और जो सबसे अंतिम है ये देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। इन्हें हम पंचप्रयाग के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के ये प्रसिद्ध पंचप्रयाग यहाँ की मुख्य नदियों के संगम पर स्थित है। भारत में नदियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए नदियों के संगम को बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल जो प्रयागराज को भारत में बहुत पवित्र माना जाता है। प्रयाग के बाद गढ़वाल क्षेत्र के संगमों को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जिस जगह नदियों का संगम होता है उसे प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। इन स्थलों पर कई संस्कार भी किए जाते हैं। अब देखते हैं जो हमारे 5 प्रयाग है ये कौन कौन से। तो पहला आपका है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे आपकी दो नदी कौन कौन सी मिलती है? तो ये आपकी दो नदी मिलती है यहाँ पे आपकी, एक आपकी अलकनंदा, कौन सी है? अलकनंदा, पहली आपकी है अलकनंदा, और दूसरी आपकी है धौली गंगा, दूसरी आपकी है धौली गंगा। यहाँ पे मिलती है कहाँ पे? विष्णु प्रयाग में। और नंद प्रयाग में आपकी मिलती है दो नदी कौन कौन सी है? तो दोस्तों ये मिलती है आपकी, ये मिलती है आपकी अलकनंदा, और दूसरी नदी होती है आपकी मंदाकिनी, नहीं नंदाकिनी, कौन सी? नंदाकिनी, दूसरी होती है आपकी नंदाकिनी। और कर्णप्रयाग में जो दो नदी मिलती है ये होती है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा, और दूसरी होती है आपकी
पिंडर, कौन सी होती है? पिंडर। फिर दोस्तों आपकी जो है रुद्रप्रयाग में जो मिलती है दो नदी, ये होती है आपकी अलकनंदा और दूसरी होती है आपकी मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। और सबसे अंत में देवप्रयाग में जो मिलती है दो नदी, ये होती है आपकी अलकनंदा और भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। भागीरथी होती है। तो दोस्तों आपने एक चीज़ देखा, जितने भी प्रयाग है सब जगह अलकनंदा कॉमन है, बाकी सब नदियाँ दूसरी मिलती रहती है। अब जानते हैं थोड़ा और कुछ। गंगा की प्रमुख सारी नदियों इसमें है यमुना, दामोदर नदी, सप्तकोशी, रामगंगा, गोमती, घाघरा और सोन नदी। गंगा नदी अपने स्रोत से 2525 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कहाँ पे जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। किस में? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और दोस्तों जैसे आपकी गंगा जो है ये चलती है देवप्रयाग से चली, ठीक, फिर हरिद्वार में प्रवेश करी, जो आप कह सकते हो पहला मैदानी क्षेत्र है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका हरिद्वार, फिर आगे चलती है और बिजनौर, जो बिजनौर है बिजनौर बिजनौर में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर यह आगे प्रयागराज, इलाहाबाद, जिसको कहते हैं प्रयागराज, जहाँ पे आपका संगम मिलती है तीन नदी इसमें। तीन कौन कौन सी होती है बताता हूँ। इसमें होती है तीन नदी, एक होती है यमुना और दूसरी होती है सरस्वती। सरस्वती को कहते हैं कि ये अदृश्य रूप से वहाँ पे होती है। फिर आगे जाते हैं, फिर ये जाती है कहाँ से? ये जाती है बिहार में, और बिहार से जाके जाती है फिर ये वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद ये आगे जाके बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में जाके मिल जाती है किससे? ये मिल जाती है, इधर से आती है ऊपर से असम से आती है। कौन सी? असम से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ मिल जाती है। और जब दोनों मिल जाती है तो इसको कहा जाता है यहाँ पे जमुना। कहाँ पे? बांग्लादेश में कहा जाता है इसको जमुना कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं यमुना नदी प्रणाली। कौन सा? यमुना नदी प्रणाली। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूंछ चोटी से। नदी में शामिल होने वाली प्रमुख इसकी सहायक नदी जो है एक है सिंध, हिंडन, बेतवा, केन और चंबल। कौन सी? बेतवा, केन और चंबल। दोस्तों आपकी बेतवा, केन और चंबल जो है ये तीनों मध्य प्रदेश से मिलती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यानी आप कह सकते हो इसके राइट हैंड से मिलती है। ये है आपकी ये आपकी यमुना की राइट हैंड वाली रिवर। और जो हिंडन है ये आपकी बहती है गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद में। जो मिलती है इसमें दिल्ली में मिल जाती है। टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नदी का जल घिरन क्षेत्र दिल्ली। कहाँ पे? बताता हूँ आपको, ठीक है। ये आपको मिलेगा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। कहाँ तक? मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। अब आगे बात करते हैं यमुना नदी तंत्र, माफ कीजिएगा, नर्मदा नदी तंत्र की। किसकी? नर्मदा नदी तंत्र की। नर्मदा मध्य भारत में स्थित एक नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ये आपका है अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से निकलती है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों के शिखर से निकलती है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा रेखा को रेखांकित करती है। जैसे आपको समझाते हैं, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपको। तो दोस्तों ये बीचों बीच होती है यहाँ पे, ठीक, एमपी में, मध्य प्रदेश में बीचों बीच। तो ये क्या करती है? ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच पारंपरिक सीमा रेखा को रेखांकित करती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी में से एक है। यह ताप्ती और महाही नदी की पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित करती है। जैसे
जैसे क्या है, तापी और माही नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, समझाता हूँ आपको। ये आपका पूर्व है, ये आपका पूर्व, और ये आपका पश्चिम। ये आपका पूर्व, ये पश्चिम है। इसको ऐसे भी समझाता हूँ, ये आपका पूर्व, ये पश्चिम। ये मानो आप, ये है आपका अरब सागर। अरब सागर जो पश्चिम है, और पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी, या बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों ज़्यादातर नदियाँ जो है ये पूर्व की ओर प्रभावित होती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। किंतु किंतु नंबर 1 नर्मदा, नंबर 2 ताप्ती, नंबर 3 माही, ये नदी जो है ये पूर्व की ओर न जाकर ये पश्चिम की ओर जाती है और जाके गिरती है अरब सागर में। कहाँ पे ये गिरती है? आपकी अरब सागर में जाके गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। यह गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे? जो भरूच जिला है वहाँ से अरब सागर में गिर जाती है। अब बात करते हैं तापी नदी तंत्र की। किसकी? तापी नदी तंत्र की। यह एक मध्य भारतीय नदी है। कहाँ की? मध्य भारत की नदी है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये कहाँ पे गिरती है? तो दोस्तों ये भी गिरती है आपकी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में जाके गिरती है। कहाँ पे? अरब सागर में गिरती है। यह दक्षिण मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा रेंज से निकलती है। कहाँ पे? ये आपका सतपुड़ा रेंज है और यहाँ के पूर्वी, ये ऐसे पूर्वी स्थान से निकलती है। यह अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में बहने से पहले मध्य प्रदेश के मेवाड़ क्षेत्र, पूर्वी विदर्भ क्षेत्र और महाराष्ट्र के खानदेश जैसे दक्कन के पठार और दक्षिण गुजरात के उत्तर पश्चिम कोने में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों से होकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तापी नदी का वैशीन जो है ज़्यादातर महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिलों में स्थित है। तापी नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ जिलों को ही कवर करती है। तापी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो इस प्रकार है। पहली है बाघुर नदी, दूसरी आपकी अनेर नदी, तीसरी आपकी गिरना नदी, चौथी आपकी है पूर्णा नदी, पांचवी है पंजारा नदी और छठी है बोरी नदी। तो तापी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है, पहली है भागुर नदी, दूसरी है अनेर, तीसरी है गिरना, चौथी है पूर्णा, पांचवी है पंजारा और छठी है बोरी नदी। चलिए अब आगे देखते हैं गोदावरी नदी तंत्र। कौन सा? गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी नदी भूरे रंग के पानी के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी धारा है। कह सकते हो भारत की दूसरी सबसे बड़ी धारा, और इसका जो रंग होता है कैसा होता है? भूरे रंग का, भूरे रंग का होता है। गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा या बृहद पुरानी गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा इसलिए क्योंकि दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है और सबसे ज़्यादा पवित्र है, और बृहद पुरानी गंगा इसलिए क्योंकि ये नदी जो है गंगा से भी पुरानी है। कब से? गंगा नदी से भी पुरानी है, क्योंकि गंगा नदी जो है ये हिमालय की उत्पत्ति के बाद आई है, परंतु जो गोदावरी है ये पहले से ही रहने वाली नदी है। यह एक मौसमी नदी है जो गर्मी के दौरान सूख जाती है और मानसून के दौरान चौड़ी हो जाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दक्षिण भारत में कोई भी आपको ग्लेशियर देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है, इसमें पानी कम हो जाता है, और जब बरसात स्टार्ट होती है तो उसका पानी अपने चरमो उत्कर्ष पर होता है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक के पास से। यह मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य के माध्यम से दक्षिण मध्य भारत में दक्षिण पूर्व में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? ये निकलती है मध्य प्रदेश से होते हुए, ये मध्य प्रदेश से होते हुए जाती है। कहाँ पे? ये आपकी आती है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए ये गिरती है आपकी कहाँ पे? अरब नहीं, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी राजमुंदरी में एक उपजाऊ डेल्टा बनाती है। कैसा? उपजाऊ डेल्टा बनाती है। और कहाँ पे? राजमुंदरी में। इस नदी के किनारे पर कई तीर्थ स्थल स्थित है, जिसमें आपको आप कह सकते हो कौन कौन से? तो पहला आपका नासिक जो महाराष्ट्र में, दूसरा है भद्राचलम जो है तेलंगाना में, और तीसरा आपका त्र्यंबकेश्वर
इसकी कुछ सहायक नदियाँ जो है, पहली है प्राणहिता, पहली है प्राणहिता, जिसे पैनुगंगा या वर्धा का संयोजन कहा जाता है। दूसरी आपके इंद्रावती नदी, कौन सी? इंद्रावती। तीसरी आपकी बिंदुसार। चौथी नदी आपकी सबरी। और पांचवी मंजीरा, कौन सी? मंजीरा। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? प्राणहिता, इंद्रावती, बिंदुसार, सबरी और मंजीरा। एशिया का सबसे बड़ा रेल शहर सड़क पुल जो है वो आपको कोबूर और राजमुंद्री को जोड़ता है, जो कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये आपका है गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी पर एशिया का सबसे बड़ा रेल शहर सड़क, रेल के साथ सड़क का जो पुल है वो देखने को मिलता है, जो आपको जोड़ता है कोबूर को राजमुंद्री से जोड़ता है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो दोस्तों अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है, जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ पे? जो आपके महाराष्ट्र के, जो आपके महाराष्ट्र के कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। यह सांगली से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से बहती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। तुंगभद्रा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो स्वयं पश्चिम घाट से निकलने वाली तुंगरा और भद्रा दो नदियों से बनी है। किसमें? पहली आपकी है तुंगा और दूसरी है भद्रा। और ये कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये निकलती है पश्चिमी घाट से। कहाँ से? पश्चिमी घाट से निकलती है ये नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है, पहली है आपकी है इसकी दूधगंगा, दूसरी है कोयना जिस पर कोयना डैम भी बना हुआ है, तीसरी है भीमा, चौथी आपकी मलप्रभा, पांचवी आपकी दिंडी और छठी इसकी सहायक नदी है भाट की जगह घाट परवा और सातवीं है वरना और आठवीं नदी है येरला। और जो आपकी इसकी जो एक और सहायक नदी है जो महत्वपूर्ण है, यह मूसी। कौन सी? मूसी। शायद इसी नदी के किनारे पर ही हैदराबाद शहर बसा है। कौन सी? मूसी नदी के किनारे। अब आगे बात करते हैं कावेरी नदी प्रणाली की। यह पश्चिम घाट में स्थित ताल कावेरी से निकलती है। कहाँ से? ताल कावेरी से निकलती है। यह कर्नाटक के कोडागु जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट रेंज से हुआ है और कर्नाटक से तमिलनाडु के मध्य है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी कृषि के लिए सिंचाई जल उपलब्ध कराती है और यह दक्षिण भारत के प्राचीन राज्यों और आधुनिक शहरों की जीवन रेखा भी मानी जाती है। कावेरी नदी की कई सहायक नदी है जो इस प्रकार है। पहली है आपकी अर्कवती, दूसरी इसकी सहायक नदी है शिमसा और तीसरी है हेमवती, चौथी इसकी सहायक नदी है कपिला, पांचवी है शिमसा, माफ कीजिएगा शिमसा दो बार आ गई, शिमसा टाउन। पांचवी जो है होन्नू होल, छठी इसकी सहायक नदी है अमरावती, सातवीं है लक्ष्मण कबिनी, क्या है? लक्ष्मण कबिनी, आठवीं नदी है लोक पावनी और नौवीं नदी है भवानी और दसवीं है इसकी नोयाल। कौन सी? नोयाल। और इस पर कुछ तीर्थ स्थल भी शामिल है। अब बात करते हैं अगली नदी महानदी की। किसकी? महानदी की। महानदी मध्य भारत में सतपुड़ा रेंज से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा रेंज से निकलती है। सतपुड़ा ये है आपका, ये आपका सतपुड़ा रेंज। और सतपुड़ा रेंज से एक तो ये निकलती है, सतपुड़ा रेंज से दो नदी निकलती है। ठीक, पहली आपकी है, पहली थी आपकी जो हमने पढ़ी थी, पहली थी तापी और दूसरी आपकी है महानदी। कौन सी है? महानदी। दोनों कहाँ से निकलती है? दोनों निकलती है सतपुड़ा रेंज से, मध्य भारत में से। यह पूर्व की और बंगाल की खाड़ी में बहती है। महानदी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा राज्य में बहती है। सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? महानदी नदी पर। और जो बनाया है आपके
जो बना आपके उड़ीसा में, कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में बनाया है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं, क्या कावेरी एक 12 मासी नदी है? यानी इसका कहने का मतलब है कि कावेरी एक ऐसी नदी है जो 12 महीने बहती है। चलिए जानते हैं, कावेरी एक 12 मासी नदी है क्योंकि कावेरी की निचली पहुंच नमी युक्त उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के मार्ग में पड़ती है। अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियों में केवल दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान पानी मिलता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून की हवा जो है, इसकी वजह से क्या होता है, जो तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दी में, कहाँ पे, तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दी में, तो उसमें पानी होता है, जिसकी वजह से कावेरी नदी गंगा तंत्र में निर्मित विविध प्रयाग। तो सबसे पहला आता है आपका विष्णु प्रयाग, जो धौला गंगा और अलकनंदा के बीच है। फिर आता है कर्णप्रयाग, जो पिंडार और अलकनंदा के बीच है। फिर आता है आपका रुद्रप्रयाग, जो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के बीच है। और फिर आता है देवप्रयाग, जो भागीरथी और अलकनंदा नदी में है। और फिर आता है आपका गंगा और यमुना का जहाँ मिलन स्थान होता है, इसको कहते हैं प्रयाग। तो दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, जितने भी प्रयाग हैं सब में जो है अलकनंदा प्रमुख नदी है। अलकनंदा जो है सब में प्रमुख नदी है। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, इसके जो अन्य नाम है, इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, और जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं हम ब्रह्मपुत्र। और उत्तर बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, और मध्य बांग्लादेश में गंगा से मिलने के बाद इसको पद्मा कहते हैं, और दक्षिणी बांग्लादेश में इसको मेघना कहते हैं। संकोच नदी असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख जल प्रपात। तो सबसे पहले बात करते हैं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की, जो शरावती नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक राज्य में आता है। फिर देखते हैं शिव सुंदरम जलप्रपात, जो कावेरी नदी पर है और कर्नाटक राज्य में है। हुंड्रू जलप्रपात, जो स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड में है। सांडनी जलप्रपात, जो शंख नदी में है और झारखंड में है। गोकक जलप्रपात, ये घाट परवा नदी पे स्थित है और कर्नाटक राज्य में है। दशम जलप्रपात, जो कांची नदी पे है और झारखंड में स्थित है। पाइकारा जलप्रपात, ये पाइकारा नदी पे है और नीलगिरी जो ऊटी है उसमें स्थित है। चुलिया जो है चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान में है। पुनासा जो है नर्मदा नदी पर बना है और मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात, जो नर्मदा नदी में स्थित है और जबलपुर के पास है। जबलपुर आपके मध्य प्रदेश में आता है। दूध सागर जलप्रपात, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। अब देखते हैं खनिज और उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं मृदा। तो दोस्तों मृदा जो है देखेंगे इसमें कौन कौन सा खनिज है, उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम जलोढ़ मिट्टी, जो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर देखने को मिलती है। 43% भाग पर भारत के जो है जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। तो इसमें पोटास और चूना की अधिकता होती है। नाइट्रस, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान है और साथ में तटीय क्षेत्र, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहते हैं और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है इसको हम खादर कहते हैं। इस मिट्टी पर धान, गेहूँ आदि की फसलें बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। अब बात करते हैं काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी की। इसमें पोटास के साथ साथ चूना की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। ये हमें दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र में सर्वाधिक देखने को मिलती है। टिटानिफेरस, मैग्नेटाइट, एल्यूमिना इत्यादि की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग जो है काला पड़ जाता है। मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है अधिक होती है और इस मिट्टी पर आपको कपास, गन्ना, मूंगफली, तंबाकू आदि की खेती देखने को मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं लाल पीली मिट्टी की। इसमें आपको लोहा, एल्यूमिनियम की अधिकता देखने को मिलती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। ज़्यादातर पठारी क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। फेरिक ऑक्साइड से इसका रंग जो है
निर्धारित होता है। निक्षालित मृदा होती है, मोटे अनाज इसमें होते हैं जैसे दलहन चावल की खेती भी की जाती है। अब बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। इसमें लोक्साइड के साथ साथ एल्यूमिनियम की भी अधिकता होती है, और जो नाइट्रस ह्यूमस होता है साथ में कैल्शियम, इसकी कमी देखने को मिलती है। ये आपको कर्नाटक केरल आदि राज्य में देखने को मिलती है। निच्छालित मृदा होती है, यहाँ पे काजू चाय कहवा के साथ साथ मसाले की खेती भी की जाती है। अब आगे बात करते हैं मरुस्थलीय या शुष्क मृदा की। इसमें क्या है, लवणता की अधिकता होती है, साथ में कैल्शियम नाइट्रोजन और पोटाश की कमी देखने को मिलती है। ये मिट्टी आपको हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत और पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से कृषि को की जा सकती है। यहाँ पे इस मिट्टी को अच्छा बनाया जा सकता है। इस मिट्टी में गेहूँ, बाजरा, मोटे अनाज इत्यादि की कृषि भी की जा सकती है। अब बात करते हैं लवणीय या रे या कल्लर मिट्टी की। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं, किंतु नाइट्रोजन और साथ में कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। यह मिट्टी आपको पश्चिमी गुजरात, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में अति सिंचाई के कारण यहाँ पर क्या है, हम फसल उगा सकते हैं। इस पे आप गेहूँ चावल की कृषि कर सकते हैं। पीट एवं दलदली मिट्टी, इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की पर्याप्तता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। ये मिट्टी आपको तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मैंग्रोव का विकास करती है। धान की खेती के लिए ये बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है। चलिए अब नोट देखते हैं। भारत की चंबल घाटी, जिसको कहते हैं उत्खात भूमि, मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। इसके बाद शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र आते हैं। अब देखते हैं भारत में खनिज संसाधन। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लौह अयस्क की। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में जो है प्रसिद्ध क्षेत्र जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है मयूरभंज क्षेत्र, और साथ में क्योंझर, कटक और कोरापुट क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में जो आता है दुर्ग, डल्ली, राजहारा खान, और साथ में बस्तर बेलाडीला की खान आती है। और झारखंड में जो है सिंहभूम, नोआमुडी और गुआ लोह खान आती है। कर्नाटक की बात करते तो यहाँ पे बेल्लारी क्षेत्र, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुमेद्रमुख, बाबा बुदान की पहाड़ी, साथ में क्या चंद्रपुर, बीजापुर और डुमकुर आते हैं। और जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है रत्नागिरी और चंद्रपुर। आंध्र प्रदेश में आपका आता है कुर्नूल, नेल्लोर और गुंटूर। तेलंगाना क्षेत्र में आपका आता है वारंगल। अगर हम तांबे की बात करें तो ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है, और झारखंड में भी हजारीबाग, सिंहभूम और पलामू में, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर के साथ साथ कुनरुल में भी, और बिहार में जो है गया क्षेत्र में। नोट देखते हैं तांबे की 3 प्रमुख खाने हैं जो आपकी है मलंजखंड जो है मध्य प्रदेश में, खेतरी आपकी है राजस्थान में, घाटशिला आपकी झारखंड में। अब देखते हैं सोने की बात करते हैं, गोल्ड की। तो कर्नाटक में आपको मिलेगा कोलार एवं रायचूर में, और आंध्र प्रदेश में रामागिरी क्षेत्र में, और झारखंड में देखने को मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी के बालू में भी सोना पाया जाता है। अब बात करते हैं चांदी की। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में मिलता है। राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर खान में जस्ता, शीशा और चांदी इत्यादि पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अवरक की तो ये झारखंड में देखने को मिलता है, और झारखंड के कोडरमा जिला जिसमें हजारीबाग का पठार, नोट, इन क्षेत्रों में रूबी किस्म के अवरक पाए जाते हैं। इनका प्रयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में, और राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर में। अब बात करते हैं मैंगनीज की। तो दोस्तों कर्नाटक में मिलेगा ये बेल्लारी, शिमोगा और धारवाड़ में, और उड़ीसा के क्योंझर, सुंदरगढ़ और कालाहांडी में। महाराष्ट्र के नागपुर,
भंडारा और रत्नागिरी, और मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम बॉक्साइट की, तो उड़ीसा में मिलेगा कालाहांडी, कोरापुर और संबलपुर, और झारखंड के लोहरदगा में, गुजरात के कच्छ, जामनगर, साबरकांठा में, मध्य प्रदेश के कटनी, जबलपुर, बालाघाट, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ी में। अगर बात करेंगे हीरे की, तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना में और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कृष्णा नदी बेसिन में देखने को मिलती है। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। लौह अयस्क, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन में भारत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है। लौह अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है मैग्नेटाइट, इसमें लोहे धातु का जो अंश 72% तक होता है। यह काले रंग का सबसे अच्छा लौह अयस्क माना जाता है। फिर आता है आपका हेमेटाइट, इसमें धातु का अंश जो है 60 से 70% तक होता है। यह लाल रंग का अयस्क दूसरा सबसे अच्छा लौह अयस्क माना जाता है। भारत में अधिकांश लौह अयस्क इसी प्रकार का होता है। लिमोनाइट, इसमें धातु का अंश जो है 35 से 50% तक होता है। यह पीले रंग का होता है। अब बात करते हैं सीडेराइट की, इसमें धातु का अंश 30 से 40% तक होता है। इसका रंग भूरा होता है। यह निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है। अब देखते हैं भारत में ऊर्जा संसाधन, तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम की। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम जो है टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, और इनकी भी जो ब्रंच ट्रैप, जो आपका फॉल्ट ट्रैप है, उसमें मिलता है। भारत में कुल पेट्रोलियम का लगभग 40% जो भाग है ये मुंबई हाई से प्राप्त होता है। अब देखते हैं भारत में जो प्रमुख तेल क्षेत्र है ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में, तो इसमें आता है असम का डिगबोई, नाहरकटिया, सुरमा घाटी, और अरुणाचल प्रदेश का आता है निगरू क्षेत्र और खारसंग क्षेत्र। नागालैंड का क्षेत्र आता है बोरहोल्ला क्षेत्र। कावेरी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। और राजस्थान के अंकलेश्वर, खंबात की खाड़ी, कैलोल, मेहसाना, आलियाबेट, नवागाम, कोशांबा, सानंद, लुनेज आदि क्षेत्र में मिलता है। महाराष्ट्र के आपको मुंबई हाई, वेसिन, पन्ना मुक्ता क्षेत्र में। राजस्थान के आपके बामडेर क्षेत्र में देखने को मिलता है। साथ में जैसलमेर और बीकानेर में। कृष्णा नदी के गोदावरी नदी बेसिन क्षेत्र और रावा अपतट पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। आपको पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कोयले की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में 98% कोयले का भंडार जो है गोंडवाना क्षेत्र में है, जबकि शेष 2% है ये टर्सरी युगीन चट्टानों में देखने को मिलता है। जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है उतना ही ज़्यादा अच्छा कोयला माना जाता है। अब देखते हैं कार्बन की मात्रा के अनुसार क्या उसके आधार पर जो कोयला कितने प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहले आता है पीट कोयला, जिसमें केवल 50% या उससे कम क्या है कार्बन होता है। ये सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला होता है। फिर आता है आपका लिग्नाइट, इसमें 50 से 75% क्या है कार्बन होता है। इसका रंग भूरा होता है। फिर आता है बिटुमिनस, इसमें 75 से 90% तक कार्बन होता है। भारत में इसका खनन एवं जो उपयोग है सर्वाधिक होता है। इससे कोक बनता है। यह लोयस को गलाने में काम आता है। और फिर आता है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला, जिसको कहते हैं एंथ्रासाइट। इसमें 90% से अधिक क्या होता है, इसमें कार्बन होता है। ये सबसे कठोर और सबसे उच्चतम किस्म का कोयला होता है। चलिए अब देखते हैं नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और इनका स्थान। तो सबसे पहले बात करते हैं तारापुर, जो देश का पहला था। ये महाराष्ट्र में स्थित है और अमेरिका की सहायता से बनाया गया था। कुडनकुलम जो है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है रूस की सहायता से। और फिर आता है आपका रावत भाटा, जो देश का 25वां था, ये राजस्थान में है कनाडा की सहायता से। फिर आपका आता है नरोरा, ये उत्तर प्रदेश में है बुलंदशहर के पास। कैगा, देश का 20वां परमाणु बिजली घर, जो कर्नाटक में है।
काकरापार गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में और जैतापुर आपका महाराष्ट्र में आता है। अब देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ। तो सबसे पहले बात करेंगे भील की। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में पाई जाती है। इसके बाद आती है आपकी गोंड। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है। इसके बाद आती है संथाल। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में मिलती है। इसके बाद आती है इरुला। दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली एक आदिम जनजाति है। इसके बाद आती है टोडा। नीलगिरी पर्वत टोडा जनजाति के निवास के लिए जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं, ये एक साथ बहुत सारे पति के साथ रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुपति विवाह की प्रथा चलती है। थारू जनजाति उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। ये स्वयं को किरात वंशज मानते हैं। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा चलती है। दीपावली को ये शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। लेपचा जनजाति ये सिक्किम व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में निवास करते हैं। अब देखते हैं अंडमान एवं निकोबार की जनजातियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ओंग की। ये लघु अंडमान द्वीप में रहती है। फिर आती है आपकी जारवा। ये मध्य एवं दक्षिण अंडमान में रहती है। फिर आती है आपकी सेंटिलीज। ये सेंटिनेल द्वीप में रहती है। ये कौन से द्वीप पे रहती है, सेंटिनेल द्वीप में रहती है। फिर आती है आपकी सोमपेन। ये रहती है ग्रेट निकोबार द्वीप पे। फिर आती है निकोबारी। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर रहती है। तो दोस्तों जो आपकी निकोबारी है ये मैंग्लोआइड प्रकार की प्रजाति है, किंतु जो आपकी ओंग, जारवा, सेंटिलीज और सोमपेन है ये आपकी निग्रोआइड टाइप की प्रजाति है। एक ही जनजाति समुदाय एक से अधिक राज्यों में पाया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलू को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।